वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 28 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि टीडीसी फंड के बारे में है। ये एक प्रकार का फंड है जिसे अभी हाल ही में इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। प्राइवेट सेक्टर को बैकअप मिलेगा उस पार्टिकुलर स्टेट से यानी कि कंट्री से, और उसके सपोर्ट के साथ वो किसी एक दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये इंडो पैसिफिक रीजन को सेंटर में रख के लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। जो चाइना का डेवलपमेंटल मॉडल है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीडेटरी है और कई सारी कंट्रीज चाइना के इस मॉडल के तहत डेट ट्रैप में भी फंस चुके हैं, उसका एक अल्टरनेट प्रोवाइड करवाएगा ये टीडीसी फंड, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स स्टेट के सपोर्ट के साथ बड़े इन्वेस्टमेंट वेंचर्स अवेल कर पाएंगे आसपास के देशों में जो इंडो पैसिफिक रीजन में रिसाइड करते हैं या फिर बेसिकली लाई करते हैं। यहाँ पर एक रोल ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप यानी कि जीआईपी का भी रहेगा। जीआईपी को इंडिया और यूके ने मिलकर लॉन्च किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि जीआईपी जो है इसकी भी मदद ली जाएगी टीडीसी फंड का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर जापान, जर्मनी, फ्रांस और ईयू जैसे देश भी, मतलब ईयू तो एक पूरी एंटिटी हो गई, पॉलिटिकल एंटिटी हो गई, ये सभी इन्वॉल्व रहेंगे इस प्रकार के फंडिंग मैकेनिज्म में। और जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जीआईपी को लेकर, इसके माध्यम से टीडीसी फंड का इस्तेमाल करके हम कई सारे देशों में इंफ्रा इनिशिएटिव्स लॉन्च कर सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप की बात करें तो इसे इंडिया और यूके की सरकार ने मिलकर लॉन्च किया था। इसका माध्यम या बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंडियन इनोवेटर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए कि वो अपने इनोवेशंस को किसी तीसरे देश में ले जाके इस्तेमाल कर पाएं। फर्दर जो इनोवेटर्स हैं वो एक्सप्लोर कर सके नया मार्केट, ताकि वो अपनी इनोवेशन को लेकर सेल्फ सस्टेनेबल बन पाएं। जो जीआईपी है वो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका देता है कि वो फंड्स रिसीव कर पाएं, ग्रांट, इन्वेस्टमेंट या टेक्निकल असिस्टेंस जो भी उनके लिए ज़रूरी है, वो अपनी इनोवेशन को टेस्ट कर सकें, स्केल कर सकें और इनोवेटिव डेवलपमेंटल सॉल्यूशंस भी ऑप्ट कर सकें। यहाँ पर मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी पर रहता है कि हम कुछ ऐसा इनोवेशन लेकर आए जिससे कि हमारे एसडीजी पूरे हो रहे हैं। तो जो जीआईपी है वो एक ई मार्केट प्लेस तैयार करता है, ई बाजार तैयार करता है, जहां पर सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स इक्वली उसे एक्सेस कर पाए, और क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन ट्रांसफर को भी ये इंसेंटिवाइज करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टीडीसी फंड और जीआईपी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्राणहिता नदी के बारे में है। अभी हाल ही में वहां पर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसके माध्यम से लोग प्राणहिता नदी को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भारत में नदियों और पहाड़ों की पूजा करने की परंपरा रही है। प्रकृति को अक्सर कनेक्ट किया जाता है रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ। इंडिया में जो प्राणहिता नदी है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, और ये तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी क्रिएट करती है। इसका ओरिजिन तेलंगाना का जो असीफाबाद रीजन है वहां पे थुम्बिदी हत्ती जो जगह है वहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है। बेसिकली ये दो नदियों के कन्फ्लुएंस पे ओरिजिनेट होती है, दैट इज वर्धा और वेनगंगा। जहां पे ये मिलती है वहीं से प्राणहिता जो है ओरिजिनेट होती है। गोदावरी रिवर में कालेश्वरम के नज़दीक में जाके अपना जो पानी है वो छोड़ देती है, बिकॉज वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यही तो मतलब हुआ ना इसका। बाकी महाराष्ट्र और तेलंगाना में फ्लो करती है, ये बात तो हमने समझ ही ली है। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ के बारे में। ये 2023 का बैच है। इस बैच के लिए जो भी क्लासेस हैं आप उन्हें 2 दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं ओनली एज के एप्लीकेशन और वेबसाइट पे। ये 2 दिन रहेंगे, 30 अप्रैल और 1 मई। इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। यहाँ कोर्स को एक्सेस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जाना होगा वेब के फॉर्म में video.onlyas.in पे। बाकी एप्लीकेशन तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईएफसी वर्ल्ड बैंक की एक विंग है, एक शाखा है। मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट यानी कि मेड ने आईएफसी के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि वो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से महाराष्ट्र में। बेसिकली जैसा कि हमने बात की कि जो आईएफसी है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, एडवाइजरी सपोर्ट भी देते हैं कि आपका देश इन्वेस्टमेंट की फील्ड में कैसे अच्छा काम कर सकता है, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं। फर्दर प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के कि वो बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करके ग्रो कर सकें। यह हेडक्वार्टर्ड है यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। इसके अलावा अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं तो 1956 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्राइवेट सेक्टर आर्म के तौर पे आईएफसी को स्टैब्लिश किया गया।
वर्ल्ड बैंक यूजुअली इजी लोन देता है, जो IBRD है वो इजी लोन देता है। तो एक ऐसी एंटिटी की भी आवश्यकता महसूस की गई जो प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लोन दे जिसका सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अवेल करना हो। ये इन्वेस्टमेंट करें कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो प्रॉफिट मेकिंग हो। इसी उद्देश्य से IFC को बनाया गया 1956 में। इसे ओन किया जाता है और गवर्न किया जाता है इसकी मेंबर कंट्रीज के द्वारा जो IFC का हिस्सा है। हालांकि इनके पास अपनी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप होती है, स्टाफ होता है जो इनके नॉर्मल ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है। जो कॉर्पोरेशन है उसमें शेयर होल्डर्स मेंबर गवर्नमेंट्स ही होती हैं जो इसके लिए पेड अप कैपिटल देते हैं और उनके पास इस ऑर्गेनाइजेशन के या कॉर्पोरेशन के मुद्दों पर वोट करने का अधिकार भी होता है। 2009 से ही जो IFC है वो डेवलपमेंटल गोल्स पे वर्क कर रहा है ताकि वो दुनिया भर में डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। इनके गोल्स बहुत ही सिंपल हैं। एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर फोकस किया जाए, हेल्थ केयर और एजुकेशन को इंप्रूव करें, फाइनेंसिंग करें माइक्रो फाइनेंस और बिजनेस क्लाइंट को, एडवांस इंफ्रा बनाया जाए, स्मॉल बिजनेसेस ग्रो कर पाएँ, उन्हें इन्वेस्टमेंट मिले, क्लाइमेट हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाए, इसके लिए फंडिंग करते हैं। ये गवर्नमेंट्स को एडवाइस भी करते हैं कि वो कैसे अपना इंफ्रा बिल्ड कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर कैसे उनके सपोर्ट के साथ डेवलप कर सकता है। हम बात कर रहे थे कि IFC पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। वर्ल्ड बैंक ग्रुप बेसिकली 5 एंटिटीज से मिलकर बनता है। पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यूजुअली जो इजी लोन दिए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो वर्ल्ड बैंक की यही आर्म देती है। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। तीसरा है IFC जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। चौथा है मीगा यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और तीसरा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। ये 5 एंटिटीज हैं जिनसे मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये तो मामला इस पूरे आर्टिकल का हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के बारे में है। 2022 की एनुअल रिपोर्ट को अभी हाल ही में रिलीज किया गया USCIRF के द्वारा। ये USA की रिपोर्ट है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा कवरेज मिलता है इस रिपोर्ट को क्योंकि ये हर साल रिलीज होती है। दुनिया भर के कई सारे देशों को ये संज्ञान में लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने एक बार फिर से रिकमेंड किया है कि इंडिया को डेजिग्नेट किया जाए कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी कि CPC, और ऐसा ये तीसरी बार रिकमेंड कर रहे हैं। USCIRF ये एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी है USA के गवर्नमेंट के लिए जो US के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से अलग काम करती है। ये इवेलुएट करते हैं दुनिया के 27 देशों में कि क्या वहां पर रिलीजियस फ्रीडम अच्छी तरीके से लोग एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, वायलेशंस तो नहीं हो रहे हैं, और इन वायलेशंस को वहां का स्टेट यानी कि गवर्नमेंट टॉलरेट तो नहीं कर रही है। इन्हीं बातों को आधार बनाकर ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। रिपोर्ट का फोकस प्राइमरली 2 आधारों पर होता है। पहला कि वो देश जो कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न है जहां पर रिलीजियस फ्रीडम को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 का भी वायलेशन हो रहा है और वहां का स्टेट यानी कि गवर्नमेंट उस चीज को टॉलरेट भी कर रही है। दूसरा होता है स्पेशल वॉच लिस्ट, मतलब वो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं करते कि उन्हें CPC में डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी रिलीजियस वायलेशंस वहां पर भी हो रहे हैं, तो वो इंडिया को अक्सर इस लिस्ट में डालने की बात करते हैं। इनकी रिकमेंडेशन US की गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स में इसे काफी तवज्जो दी जाती है। की फाइंडिंग्स में 2 बार पहले भी इंडिया को इस लिस्ट में रखने की रिकमेंडेशन इस एंटिटी ने दी थी, और ऐसा वो कहते हैं कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम का मैसिव स्केल पे वायलेशन होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के बारे में है। गोवा में बेसिकली एक पॉलिटिशियन को लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, और इस संबंध में गोवा की सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की। इस नोटिफिकेशन के बाद ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। जिन्हें ये स्टेटस दिया गया है वो 6 बार गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। लगभग 50 साल वो गोवा में एक लेजिस्लेटर के पद पे रहे हैं, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल करियर रहा है उनका, और वो स्पीकर के पद पे भी रह चुके हैं। वहाँ की सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए ये भी कहा कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 50 सालों तक लेजिस्लेचर के पद मतलब लेजिस्लेचर के तौर पे काम करता है किसी भी स्टेट, मतलब गोवा में, बेसिकली वो गोवा की बात करेंगे, और उन्होंने स्पीकर या चीफ मिनिस्टर जैसे कोई सिग्निफिकेंट पद भी संभाले हैं, तो उन्हें लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पेज फंसता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 का। जो 91st अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, उसने आर्टिकल 164 के क्लॉज 1A को इंसर्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए जो टोटल नंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स के, उनके 15% से ज्यादा लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते। मतलब अगर 100 वहां के टोटल MLAs हैं
लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो मैक्सिमम मिनिस्टर्स हो सकते हैं वो 15 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। यहां पर देखिए एक कैप और भी लगाया गया है। हो सकता है कि ये जो नंबर है ये 100 ना हो। जैसे कि गोवा की बात करते हैं तो गोवा में टोटल 40 सीट्स ही हैं, तो इसका तो 15% 6 आ जाएगा। अब केवल 6 मिनिस्टर्स गोवा राज्य को कैसे संभालेंगे? तो इसी अमेंडमेंट के जरिए एक मिनिमम क्राइटेरिया भी दिया गया है कि कम से कम 12 मिनिस्टर्स होंगे और ज्यादा से ज्यादा टोटल नंबर का 15%, जो भी ज्यादा हो। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि गोवा में जो मेंबर्स के नंबर्स हैं वो महज 40 हैं, इस लिहाज से 15% तो 6 हो जाएगा और 6 में गोवा का काम चलेगा नहीं। दैट्स वाई वो मिनिमम क्राइटेरिया यानी कि 12 मिनिस्टर्स का फुलफिल करते हैं कि वो कम से कम अपने यहां 12 मिनिस्टर्स रखते हैं। तो राइट नाउ गोवा में 12 मिनिस्टर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें 12 मेंबर्स ऑलरेडी हैं। और फर्दर अगर आप एक और व्यक्ति को रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर लाइफ टाइम देते हो तो ये नंबर बढ़ के 13 नहीं हो जाएगा। और जैसे ये 13 होगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करने लग जाएगा? एंड दैट इज द रीजन कि इस संबंध में PIL दायर किया गया बॉम्बे और ये जो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे है गोवा में वहां पर, कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये संविधान का उल्लंघन है। सिमिलर प्रावधान यहां पे भी किया गया है आर्टिकल 75 में सेंटर के लिए, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें PM की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन उनके नंबर लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ के 15% के यानी कि 15% के ऊपर नहीं जा सकते। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यह था कि सरकारें बहुत बड़ी कैबिनेट ना बना दें जिससे जो लोग हैं उनके रिसोर्सेस का अनावश्यक इस्तेमाल हो। तो यहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को, चूंकि 12 मिनिस्टर्स ऑलरेडी हैं गोवा में, किसी भी व्यक्ति को अगर लाइफ टाइम स्टेटस दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का, तो फिर ये नंबर 13 हो जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा। इसी बात को लेकर ह्यू एंड क्राई है। फर्दर ये भी कहा जा रहा है कि इनका जो नोटिफिकेशन है इसे क्रैश किया जाए, क्योंकि फिर ये आगे किसी और को भी ऐसा दर्जा दे देंगे तो ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैसिव वायलेशन होता रहेगा, ये गलत है। तो पूरा मामला भी आप समझ गए और ये अमेंडमेंट्स भी आप समझ गए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पॉटेड डियर के बारे में है। 1 साल उम्र का जो मेल स्पॉटेड डियर है उसे अभी रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के मरा हुआ पाया गया। दैट्स वाई स्पॉटेड डियर न्यूज में आया। स्पॉटेड डियर को एक्सिस या एक्सिस डियर भी कहते हैं या फिर चीतल भी कहते हैं। काफी कॉमन डियर है, अक्सर जो आप हिरन देखते हैं वो यही होता है। इसका जो कलर होता है, ये ग्रासलैंड जो फॉरेस्ट एरिया है भारत का, श्रीलंका का, वहां पे मिलते हैं। गोल्डन फर कलर होता है इनका। दैट्स वाई ये काफी देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं और व्हाइट स्पॉट्स होते हैं तो काफी खूबसूरत लगते हैं, इसीलिए लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं। एक कर्व्ड सींग होती है इनके पास, लगभग 3 फीट उसकी हाइट होती है। वो टाइम टाइम पे साल में एक बार उस सींग को गिरा देते हैं, फिर वो नई उगाती है। मेटिंग सीजन लगभग इनका पूरे साल रहता है। चूंकि वार्म क्लाइमेट में ये रहते हैं तो फिर वहां पर जो फीमेल्स होती हैं वो फर्टिलिटी में काफ़ी कैपेबल होती हैं और ये साल के किसी भी समय जो फॉन्स हैं वो पैदा कर सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो ये स्टेट एनिमल भी है तेलंगाना का और चूंकि इनकी संख्या पर्याप्त है तो ये IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो परसेवरेंस रोवर के बारे में है। नासा ने अभी हाल ही में मार्स पे सोलर एक्लिप्स को कैप्चर किया, मतलब मार्स पर भी तो सूर्य ग्रहण हो सकता है ना, उसे नासा ने 30 जुलाई को इसे लॉन्च किया था। ये 18 फरवरी 2021 को मार्स पे पहुंचा था। काफी एडवांस, एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड मोबाइल लेबोरेटरी है जिसे मार्स पे भेजा गया है USA के द्वारा या नासा के द्वारा। इसकी सबसे स्पेसिफिकेशन तो ये है कि ये वहां की जमीन को ड्रिल करके सैंपल कलेक्ट कर सकता है। वहां पर ये अपनी एनर्जी मल्टी मिशन रेडियो सोटो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर MMRTG से प्राप्त करता है। मतलब वहां पे नेचुरली जो रेडियो एक्टिव डीके होता रहता है प्लूटोनियम का, उसी हीट का इस्तेमाल करके ये इलेक्ट्रिसिटी में उसे कन्वर्ट कर देता है। इसका बेसिक काम ये है कि क्या पास्ट में मार्स पे कोई भी माइक्रोबियल लाइफ रही थी उसे स्टडी करना, फर्दर वहां की रॉक डस्ट को कलेक्ट करके उसे इकट्ठा करके उसको स्टडी करना, ये इनका बेसिक काम है। चिली की बात करते हैं। यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में एक MOU साइन किया है चिली के साथ कि हम डिसेबिलिटी के सेक्टर में कोऑपरेट करेंगे। चिली देखिए ये है साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका में आपको वेस्टर्न कोस्ट पे चिली नाम का ये देश मिलेगा। फर्दर एक नैरो स्ट्रिप है, मतलब एक बहुत पतली सी पट्टी के तौर पे ये पूरा देश है जो कि एंडीज और जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वेस्ट में इसके, उसके बीच में ये आपको मिलता है। इसके आसपास के देश हैं, मतलब पड़ोसी देश हैं, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और साउथ में ड्रैक पैसेज भी है जो काफ़ी दूरी पे है। ठीक है, ये दुनिया का सदर्न मोस्ट कंट्री माना जाता है जो कि अंटार्कटिका से काफ़ी क्लोज है और जोग्राफिकली किसी भी मेनलैंड पे है। इसकी कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी सैंटियागो है। दूसरा देश जो न्यूज़ में है दैट इज लिथुआनिया। यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरह, उन्होंने एक अप्रूवल दे दिया है
कि एक नया इंडियन मिशन लिथुआनिया के लिए जाएगा 2022 में। ठीक है, लिथुआनिया देखिए ये रशिया है, यहाँ पे है एस्टोनिया, ये लातविया, लिथुआनिया। यहाँ पे देखिए रशिया का ही एक छोटा सा हिस्सा है, ये रशिया के मेनलैंड से अलग है लेकिन ये है रशिया का ही, और ये है बाल्टिक सी। ठीक है, तो ये जो लिथुआनिया है ये बॉर्डर शेयर करता है लातविया के साथ, बेलारूस के साथ और पोलैंड के साथ। फर्दर क्लिनिनग्राड ओब्लास्ट जो कि रसिया का ही एक प्रांत है, एक हिस्सा है, उससे भी ये बॉर्डर शेयर करता है। बाकी बाल्टिक सी के ये वेस्ट में है, तो बाल्टिक रीजन में ये भी आ जाता है। लिथुआनिया की लोकेशन आप मैप में देख सकते हो, और इसकी जो कैपिटल है और सबसे बड़ी सिटी है दैट इज विल्नियस। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। प्राणहिता रिवर ये महानदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये गलत है। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था इनिशियली कि ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गोदावरी की है, ना कि महानदी की। IFC ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, ये तो सही है। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाता है जुडिशरी की रिव्यू पावर पे, ये गलत है। ये कैप लगाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिमिट पे। चिली ये पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और ड्रैग पैसेज के साथ कनेक्ट होता है, दैट्स इज ट्रू। तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF मिलेगी ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे, जिसे स्कैन करके भी आप इस QR कोड को पहुंच सकते हैं। वहां पे जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF को डाउनलोड करके रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।